हाँ जी। अभी हमारा टॉपिक है स्प्रिंग बॉल मॉडल। फिर हम स्ट्रेस करेंगे और स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक बेसिक चीजें करेंगे। स्ट्रेस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, स्ट्रेन क्या होता है और उसके क्या टाइप्स है। ठीक है। उसके बाद हमारे हुक्स लॉ के टॉपिक्स आ जाएंगे। स्प्रिंग बिहेवियर मॉडल, स्प्रिंग बॉल मॉडल के बारे में देखते हैं। इस मॉडल को हमने शुरू किया था ताकि जो हमारे पास काइंड ऑफ इमेजिनरी है, क्योंकि हम किसी भी एटम को या किसी भी सॉलिड को इतने ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कर सकते हैं बट उसके लिए बहुत ज्यादा एडवांस टूल्स चाहिए हमें। ठीक है। जो कि हर एक लेबोरेटरी में या स्कूल कॉलेजेस में पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, कुछ चीजें इमेजिनरी रखी। हमने क्या कहा कि जो एटम है किसी भी सॉलिड के अंदर, उसको हम मास पॉइंट्स से डिनोट करते हैं। वो मास पॉइंट्स क्या होती है, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं जो कि थ्री डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास होती है और उनको स्प्रिंग से जोड़ा जाता है। जैसे कि मेरे पास क्या है, ये छोटी बॉल है, छोटी सी बॉल, पिंग पोंग वाली। उसको मैंने स्प्रिंग से जोड़ दिया। स्प्रिंग इज इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, हमारे पास थ्री डायमेंशनल स्पेस में स्प्रिंग है। और फिर इसके साथ एक और बॉल लग गई, ये भी स्प्रिंग के साथ जुड़ी हुई है इस तरह से, और एक बॉल और बॉल लग गई। सिमिलरली इधर आ जाएगा स्प्रिंग, यहाँ पर है एक बॉल, ये वाली इधर कनेक्टेड है इस बॉल से, और ये वाला स्प्रिंग इधर कनेक्टेड है इस बॉल से। इस तरह से हम किसके थ्री डायमेंशनल स्प्रिंग बनाते हैं। ये वाला इस स्प्रिंग से भी कनेक्टेड है क्योंकि है यहाँ पर। ठीक है, स्प्रिंग थोड़ा सा बिगड़ गया मेरा, कोई बात नहीं। ये आपस में कनेक्टेड है, ये भी आपस में कनेक्टेड है। ओके। अब जो ये वाला स्प्रिंग है, ये नीचे एक बॉल जा रही, जैसे ये वाला इसके साथ कनेक्टेड था, ये वाला इसके साथ कनेक्टेड है यहाँ पर। सिमिलरली ये इसके साथ कनेक्टेड है यहाँ पर। अब जो ये सारे स्प्रिंग है, यहाँ पर जो बॉल आएगी या ये जो बॉल्स है इस बॉल्स के साथ कनेक्टेड है। जैसे हम थ्री डी मॉडल बनाते हैं उस तरह से होगा। हम्म, नहीं ये तो इधर आ गया ना, ये थोड़ा नीचे जाएगी। और ये इधर कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड है, वगैरह वगैरह। इस तरह से बेसिकली हमारे पास इस तरह का एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इस तरह से जो हम लोअर क्लासेस में बनाते थे। इस तरह से यहाँ पर मेरी मास बॉल्स पड़ी हैं, और ये जो मेरी बीच में लाइंस है सारे के सारे क्या है, स्प्रिंग है। यहाँ पर है, ये सारे के सारे स्प्रिंग है। ठीक है, तो स्प्रिंग बॉल मॉडल है। ये जो बॉल्स है ये कौन सी पोजीशन ऑक्युपाई करती हैं, these balls occupy the position of minimum potential energy, या जहां पर वो जीरो इंटर एटॉमिक फोर्स, वैसे जीरो तो पॉसिबल है, जीरो के करीब होती है, जीरो इंटर एटॉमिक फोर्स ऐसी जगहों पर ही प्रेजेंट है। जब कोई भी बॉल इस इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कर दीजिएगी, मान लो इधर लेगी, यानी कि मैंने इस बॉल को खींच दिया। जब मैं इस बॉल को खींचूंगी, इनके स्प्रिंग्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ये इधर खींच के जाएंगे, ये इधर खींचा जाएगा, ये वाला भी इवन खींचा जाएगा। जब ये सब खींचे जाएंगे, इनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ी सी फोर्स इधर लगी है ना, इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा, फिर इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, इसके साथ जो कनेक्टेड है ना, सारे के सारे के स्प्रिंग्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये ऑलरेडी क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थे, अब इनको इक्विलिब्रियम से हटा दिया। जितने भी इसके साथ साथ स्प्रिंग्स कनेक्टेड होंगे उनके अंदर वो सारे के सारे क्या रिजल्टेंट फोर्स को क्या छोड़ेंगे, एक्सर्ट कर देंगे, जिसके कारण वो थोड़ा सा ये जो है इधर उधर हिलना शुरू कर। जब हम इसको छोड़ देंगे ना यहाँ से, थोड़ा थोड़ा ये इस तरह से हिलना शुरू हो जाएगा, और थोड़े टाइम बाद ये वापस से क्या है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, जहां पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है और जीरो इंटर एटॉमिक फोर्स है, वहां पर वापस आ जाएगा। तो ये चीज क्या शो करती है हमें, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक नेचर ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इसके लिए हमें बहुत बड़े टूल्स की जरूरत नहीं है, बस स्प्रिंग्स और छोटी छोटी बॉल्स है उनको आपस में सही वे में कनेक्ट करने की जरूरत है। अब आता है हमारा मेन टॉपिक, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है इसके बारे में करते हैं।
मान लो कोई भी बॉडी बॉडी है वो डीफॉर्म होगी, मेरे पास ये बॉडी थी, इसके ऊपर मैंने डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दी, ठीक है। एक एक्सटर्नल फोर्स लाई, कौन सी वाली लगाई, डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई, जिसके कारण ये बॉडी इस तरह से डीफॉर्म हो गई है, ठीक है। अब ये हर एक सेक्शन से डीफॉर्म हुई है, ठीक है, हर एक जगह से। अब क्या होगा जब ये डीफॉर्म हो गया है, जो इसके अंदर जो फोर्स है, इसके अंदर भी एक फोर्स है, ये इसको पुश करेगी कि तुम वापस अपनी उस पोजीशन में जाओ। पुश सभी ऑब्जेक्ट्स करती है, लेकिन सारे के सारे वो वैसे कर नहीं पाते, ठीक है। इसको हर एक सेक्शन से क्या एक इंटरनल फोर्स मिलेगी रिएक्शन की, कि तुम रिस्टोर कर लो अपनी ओरिजिनल स्टेट को, टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल स्टेट। ओरिजिनल स्टेट क्या लगाई है, इस ऑब्जेक्ट की अपनी एक इंटरनल फोर्स है, उसने कोशिश की कि तुम वापस से चले जाओ उसी जगह पे। तो यही तो हमारे पास स्ट्रेस है, द इंटरनल वी कैन से रिस्टोरिंग फोर्स, जो उसको रिस्टोर कर रही है, उसको कह रही है कि तुम कर सकते हो। जिसके हमारी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिसके कारण हमारा मेंटल लेवल, ये मेंटल स्टेट अपसेट हो जाती है, तो हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं। वैसे ही इस डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट को इसके अंदर की फोर्स जो है वो उसको रिस्टोर करने के लिए मोटिवेट कर रही है, और रिस्टोर कर भी रही है। तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो कि सेटअप हो रही है, वो सेटअप हो रही है, मैंने क्या कहा था, हर एक जगह से, हर एक जगह से होगी ये, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दी, ये चीज किसमें होगी, सिर्फ और सिर्फ डिफॉर्म्ड बॉडी में। जैसे कि प्लास्टिक की बॉल होती है, उसके ऊपर आपने फोर्स लगा दी, वो थोड़ा सा यहाँ से क्या खराब हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद क्या वो वापस से उसी पोजीशन पे आ जाती है। सारी नहीं आ पाती, कुछ कर पाती है, जब उनके ऊपर ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगी होती है ना। कुछ ऑब्जेक्ट से ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स होने के बावजूद भी अपनी ओरिजिनल स्टेट को रिस्टोर कर लेते हैं। तो ये क्या है मेरे पास, स्ट्रेस है, ठीक है। जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इट इज, ये चीज ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है, द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ये चीज का ध्यान रखना है, यानी कि जितनी अमाउंट, मान लो मैंने इसके ऊपर 50 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो इसके इंटरनल भी क्या 50 न्यूटन की होगी, लेकिन ये ऑपोजिट होगी ना। तो मान लो ये एफ आर है, ये एफ डी है, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। इसने इसको बिगाड़ा है, ये बार इसको वापस उसी शेप में लेके आ रही है, ठीक है। और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, कितने एरिया पे फोर्स अप्लाई की गई है, दैट इज एफ अपॉन ए। अब इसका सिंबल भी देखते हैं, स्ट्रेस को कुछ बुक्स में, ज्यादातर बुक्स में सिग्मा इस तरह से लिखा जाता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, ठीक है, स्ट्रेस को। कुछ बुक से उस सिग्मा को इस तरह से शो किया जाता है, ठीक है, ये सिंबल होता है। समझ में आई, वो बात वही होती है, एफ अपॉन ए ही होता है, या ए को हम चेंज इन दी, वो जो डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, उस डिस्प्लेसमेंट भी नहीं कह सकते, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज आया है उसको कहते थे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रेस की डेफिनेशन होगी। अब बात करते हैं इसके यूनिट्स के बारे में। स्ट्रेस का यूनिट क्या है, अब देखो यहाँ पर है न्यूटन, एरिया, एरिया को हम
जो भी उसका यूनिट है, लेंथ है, उसके स्क्वायर से करते हैं ना। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर हो गया, तो यूनिट SI यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। CGS क्या हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल फॉर्मूला ये भी याद रखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस क्या होएगा, M L-1 T-2। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट, आगे इसी टॉपिक में बढ़ते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास चार टाइप्स है। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा है कंप्रेशनल स्ट्रेस। तीसरी टाइप मेरे पास आ जाएगी हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक पता ही चल रहा है, वाटर के रिलेटेड होगा। और चौथा मेरे पास आ गया टेंजेंशियल, टेंजेंशियल जिसको हम क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस। ये मेरे पास चार टाइप्स है, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, ये एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि सेटअप होती है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बॉडी। जब किसी भी बॉडी की लेंथ जो है उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल भी है ये, बिकॉज ये लेंथ के ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाई, मान लो इस वजह से मैंने इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट था मेरे पास, उसे मैंने इसको दबा दिया। जब मैंने दबाया, ये थोड़ा सा या तो चपटा हो गया या इस तरह से निकल गया, बाहर को निकल गया, इस तरह से इसकी लेंथ बढ़ गई। डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की जिससे इसकी लेंथ बढ़ गई। या मैं ये कह सकती हूँ मैंने इसको ऐसे लटका रखा था और ये मेरे पास ऊपर दीवार से लटका हुआ था। ठीक है, इसके नीचे मैंने इतना हैवी वेट लगाया, जो टॉम एंड जेरी में होता था ना, भारा सारा वेट, वो वाला हैवी वेट लगाया। तो जैसे ही वेट लगाया, इसकी लेंथ बढ़ गई। अब लेंथ जब बढ़ गई, मैंने ये वेट हटा दिया। अब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, यानी कि बॉडी के हर पार्ट पे एक इंटरनल फोर्स लगेगी जो कि इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। लेंथ बढ़ के इतनी होगी, ठीक है, बढ़ के जब इतनी होगी तो इसको वापस रिस्टोर करेगी और उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आएगी। ठीक है, उस तरह के स्ट्रेस को हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, ये होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। देखो, अब ये जो फोर्स है हमारे पास, क्या हो रही है, फोर्स लग रही है, नॉर्मल फोर्स लगेगी इसके ऊपर। ठीक है, इसको वापस से लेके आने के लिए ये सारी की सारी हमारे पास फोर्स लगी है, इंटरनल फोर्स लगी है। तो इस केस में वही होगा इसका फॉर्मूला, सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, क्योंकि पूरा एरिया को उसमें वापस लेके आई है। फिर हमारे पास आता है कंप्रेशनल स्ट्रेस। अब बात करते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जब किसी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर दिया जाए। अब क्या हुआ, जरूरी नहीं है जो स्ट्रेस वाली डिफॉर्मिंग फोर्स जो लग रही है उसके उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस डालने के लिए वो एक तरफ से ही लग रही हो। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से और यहाँ से मैंने क्या लगाया, फोर्स लगा दी, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दी। जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, इसकी लेंथ कम होगी, लेंथ डिक्रीजेस। जब ये लेंथ डिक्रीज हो जाएगी तब क्या होगा, अंदर से आवाज निकलेगी। कौन सी आवाज, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। वो कहेगी नहीं, वापस उसको उसी पोजीशन में आके दिखाओ। ठीक है, तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी पर ये फोर्स लगी ताकि वो अपनी ओरिजिनल फोर्स, ओरिजिनल लेंथ को क्या है वापस से ला सके। ये कंप्रेशनल स्ट्रेस हो गया। फिर आता है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस।
हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या है? कोई भी बॉडी जिसके ऊपर यूनिफॉर्म फोर्स लगी है सभी साइड से यूनिफॉर्म फोर्स, एक जैसी फोर्स लगी है, ठीक है। जब ये फोर्स लगी, और जैसे कि इस वाले केस में देख लो, यूजुअली जो ये वाला केस था और ये वाला था, इनके अंदर क्या हुआ था, मेनली क्या हुआ था, इसकी लेंथ को बढ़ाना था, और इन क्रॉस सेक्शनल फोर्स इस सब तरफ ज्यादा लगी थी, है ना, और इस केस में इस तरफ ज्यादा लगी थी, ताकि ये अपनी पहले वाली ओरिजिनल पोजीशन को लेके आ सके। सॉरी, ये लेंथ यहाँ पर इंक्रीज हो गई थी ना, तो यहाँ पर ऐसे लगी थी कि नहीं, तुम वापस से आओ उसी पोजीशन में, उसी पोजीशन में वापस आओ, ठीक है। ऐसे हुआ था क्योंकि इस वाले केस में इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए इस तरह से डिफॉर्मिंग फोर्स लगी थी, डिफॉर्मिंग का डी लगा देती हूँ। यहाँ पर ज्यादा फोर्स उन एरियाज में लगाई गई जहां पर उसको डिफॉर्म किया था, लेकिन जहां पर, चाहे मैंने यहाँ पर चारों तरफ से डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाई, यहाँ पर मैंने इसको चारों तरफ से डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाई, लेकिन वापस अपनी पोजीशन में आने के लिए हर पार्ट पे इक्वल फोर्स, इक्वल इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगानी पड़ी। उस तरह की स्ट्रेस को हम हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहेंगे। फॉर्मूला सेम है, सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। फिर आते टेंजेंशियल स्ट्रेस, या जिसको हम कहते हैं शीयरिंग स्ट्रेस। ये और ये स्ट्रेस दोनों इंपॉर्टेंट है, कुछ जगह पे ये भी आ सकता है, ये कम ही आएगा। टेंसाइल और शीयरिंग स्ट्रेस काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट कर रही है टेंजेंशियली ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, टेंजेंशियली यानी कि वो किसी एंगल पे एक्ट करेगी, ठीक है। और जब वो टेंजेंशियली एक्ट करेगी, वो एक चेंज लेके आएगी अपनी शेप ऑफ द बॉडी में, ठीक है। और जो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होगी वो होगी पर यूनिट एरिया टू दी टेंजेंशियल स्ट्रेस। एग्जांपल लेते हैं लॉन्गिट्यूडिनल के साथ ही। ये मेरे पास लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लग रही थी, कोई भी बॉडी है ये, इसके ऊपर मान लो बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब जो रिजल्टेंट होगा ऑब्वियसली इन सभी फोर्सेस का जीरो होगा, नो डाउट। अब क्या हुआ, इसके इस तरह से मान लो ये यहाँ पर टेंजेंट पड़ रहा है, ठीक है, अंदर से क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया में मेरे पास फोर्स लग रही है, इस तरफ भी लग रही है, इस तरफ भी लग रही है, और काइंड ऑफ इस तरह भी, यू कैन से इस तरफ भी लग रही है, यहाँ पर और यहाँ पर। जो ये थी, ये तो हमारे पास थी लॉन्गिट्यूडिनल, अभी तक हमने लॉन्गिट्यूडिनल की है, इसलिए ये वाली एग्जांपल करवा रही हूँ। लॉन्गिट्यूडिनल की है, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ना ऐसे ऐसे करके बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के लंबा खींच दिया था। जब मैं इसको लंबा खींचूंगी तो नो डाउट इसकी लेंथ बढ़ेगी, बट इसकी जो विड्थ है वो भी तो कम होगी। उस वेट को रिस्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेस लगा रही हूँ, ये ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से शेयरिंग स्ट्रेस लगा रहा है कि वो इस और इस डायरेक्शन में भी क्या है, अपने आप को वापस उसी शेप में ले आए, ठीक है। जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है, टेंसाइल की बात करिए, जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है ये हमेशा इस तरफ बाहर को निकलने को होता है, सॉरी, हाँ, टेंसाइल स्ट्रेस जो है जब शेयरिंग के साथ है, जब इनके साथ रिलेशन होगा शेयरिंग के साथ बाहर को निकालता है इसको। जो कंप्रेसिबल होगा वो शेयरिंग के साथ अंदर को जाएगा, ये शेयरिंग है, इसके साथ अंदर को जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल पे या बेसिकली एक टेंजेंट पे जब ये स्ट्रेस लग रहा है, ये मेरे पास क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। एक छोटा सा अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। मेरे पास एक लोड है मेरे पास 4 kg का, इसको सस्पेंड किया गया फ्रॉम सीलिंग, सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग। जब इसको सीलिंग से सस्पेंड किया गया, किसकी हेल्प से करेंगे, स्टील वायर की हेल्प से करेंगे। स्टील वायर की हेल्प से किया, उस वायर का रेडियस कितना है, 2 mm। हमने टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, टेंसाइल स्ट्रेस हमने फाइंड आउट करना है, डिपेंडेंट जो कि डेवलप किया गया बाय द इन द वायर, ठीक है।
जब उसका इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। अब देखिए, जो ये है, यहाँ पर हम जी कुछ डिफरेंट लेंगे, दैट विल बी 3.1 पाई न्यूटन। अब आप कहोगे जी की क्या जरूरत है? देखो, जो टेंशन है, फोर्स लग रही है, जो लोड है उसको सस्पेंड किया गया नीचे की तरफ। लोड का हमने ये बता दिया कि लोड 4 किलोग्राम का है, तो एक काइंड ऑफ मास हो गया ना। नीचे कितनी वेट लगा है? mg हो गई, यानी कि 4 किलोग्राम वेट कितना हो रहा है। तो उस चीज को कवर करने के लिए m इंटू जी, एफ हमारे पास m इंटू जी आएगा। तो वहां पर m तो मेरे पास है 4 kg, यहाँ पर क्या 3.1 आई न्यूटन जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेंशन है, ये जो एफ मेरे पास लग रही है वायर के अंदर की टेंशन है। वायर टेंशन इन वायर, टेंशन स्ट्रेस नहीं, टेंशन स्ट्रेस नहीं, सॉरी, टेंशन इन वायर। कितनी टेंशन आ रही है वायर की यहाँ पर। ठीक है, और ये इसके साथ कनेक्टेड है। अब एरिया निकालना है। एरिया क्या है? वायर क्या है? इस तरह से सर्कुलर है ना। उसका रेडियस दे रखा है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। हम एरिया लेंगे। अब आर क्या है? मिलीमीटर में है। मिलीमीटर से इसको, तो यहाँ पे मिलीमीटर लिखना था, मीटर में कन्वर्ट करना है। दैट विल बी 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, 2 × 10⁻³ इंटू हमारे पास मीटर पे आ जाएगा। तो पाई हमारे पास अभी कुछ नहीं देना, क्योंकि ये भी मेरे पास पाई है। पाई 2 × 10⁻³ मीटर की होल स्क्वायर आ गया। तो ये कह सकते हैं 2 का आ जाएगा 4, 10 × 3 × 2 = 6 -6 पाई मीटर स्क्वायर। मेरे पास एरिया आ चुका है। टेंसाइल स्ट्रेस कितना डेवलप हो गया? दैट विल बी सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। एफ है 4 इंटू 3.1 पाई किलोग्राम न्यूटन अपॉन 4 × 10⁻⁻6 पाई मीटर स्क्वायर। 4 के साथ तो 4 कैंसिल। ठीक है, हाँ, 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 3.1। पाई के साथ पाई भी कैंसिल हो जाएगा। 4 किलोग्राम वेट है ना। जब हमने m इंटू जी कर दिया, तो फिर ये तो न्यूटन रह गया, तो यहाँ पर किलोग्राम रहेगा नहीं, अकेला न्यूटन रह जाएगा। ठीक है, ये पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, इंटू 10⁻6 हो गया। -6 का ऊपर जाके 6 हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, अब एक और छोटी सी टाइप करते हैं। हमारे पास एक स्ट्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। ये वाला स्ट्रेस करना भी जरूरी है। लेट अस टॉक अबाउट वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या होता है? एक और टाइप है स्ट्रेस की, जो कि आपको यूजुअली सभी बुक्स में नहीं मिलेगी। इसमें क्या होता है, कोई भी बॉडी है, जब उसके ऊपर हर तरफ से फोर्सेस लग रही हैं एवरीवेयर ऑन द सरफेस, कि जो बॉडी है कंप्लीटली डिफॉर्म हो जाए, एक तरह का ये हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस है। इसको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी कह सकते हैं। मेरे पास यानी कि ये बॉल थी, उसके ऊपर हर तरफ से डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दी गई, जिसके कारण इसकी शेप बिल्कुल ही बिगड़ गई, इस तरह से हो गई है। तो ये हर जगह से फोर्स अप्लाई करेगी अपनी ओरिजिनल स्टेट को रीगेन करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। तो वॉल्यूम स्ट्रेस को ये एक तरह से हम कह सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक है, लेकिन ये कंप्लीटली हाइड्रोस्टैटिक नहीं होता। वो कुछ स्पेशल केसेस आ जाती है जिसमें ये चेंज आ जाता है। ठीक है, वो जब आगे क्लासेस में आप उसको पढ़ोगे, तब आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। बट अभी वही चीज करनी है, इसके ऊपर प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, हर एक लोकेशन पे वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या होता है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है हर एक लोकेशन पे। और उसको सिंपल हम क्या है, सिंपल डेल्टा एस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखते हैं, ये पी डेल्टा एस हो जाता है यहाँ पर। गैप अपॉन पी डेल्टा एस होता है, ये एरिया ही है। ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जब हम वॉल्यूम करते हैं, पी डेल्टा एस या एफ अपॉन ए ही कर लेते हैं। ये जो पी डेल्टा एस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है टू द एरिया। ये कंप्लीटली परपेंडिकुलर होता है टू द एरिया। ठीक है, और
इसको हम कह सकते हैं काफी हद तक ये जो कॉन्सेप्ट है प्रेशर से मिलता जुलता होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्ट्रेन। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या था, रिवाइज करते हैं। स्ट्रेस क्या था, अंदर से आवाज निकल रही है, अंदर से इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आ रही है जो कि उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लाने की कोशिश कर रही है। स्ट्रेन देखते हैं ये क्या है। जब भी किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट होगी, ये बॉडी है इसके ऊपर डिफॉर्मिंग एक्ट होगी, ये अपनी के से शेप ला दी, शेप और साइज में चेंज ला गया, ये डिफॉर्मिंग फोर्स। तो स्ट्रेन क्या होगा कि उस पूरे मतलब एरिया में या पूरे डायमेंशन में कितना चेंज आया, वो टू दी जो उसका ओरिजिनल डायमेंशन था वो कितना था, वो स्ट्रेन है। ये तो हो गया मैथमेटिकल सा कॉन्सेप्ट, यानी कि थोड़ा से उससे मिलता जुलता है। इसमें होता क्या है कि इसके ऊपर जब स्ट्रेस लगा या स्ट्रेस कह रही हूँ, डिफॉर्मिंग फोर्स जब लगी, इसकी इस एरिया में इस डायमेंशन में चेंज आ गया। ठीक है, चेंज इन डायमेंशन। ठीक है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद आया। और जो हमारे पास उससे पहले लगाने से, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से पहले जो डायमेंशन था वो, या मैं कह दूं उससे बेटर ये कहना है कि जब इसने स्ट्रेस अप्लाई करके वापस वही शेप ले आए, उस वक्त उसका जो ओरिजिनल स्टेट अब वापस उसमें आ चुका है, उसमें डायमेंशन में क्या चेंज आया, चेंज, चेंज भी नहीं कह सकते, ओरिजिनल डायमेंशन जो आ गया, ओरिजिनल डायमेंशन जब वो आ गया, वो हमारे पास स्ट्रेन होगा। तो बेसिकली एक तरह का फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन डायमेंशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन जो उसकी ओरिजिनल डायमेंशन थी। चाहे आप रिमूवल फोर्स लगाने से पहले उसको नोट कर लो, चाहे जब वो स्ट्रेस लगा के वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ चुका है उस वक्त के जो रिमूवल, उस वक्त के जो यू कैन से डायमेंशन आई है ओरिजिनल पोजीशन में, वो लिख लो। ठीक है, तो ओरिजिनल डायमेंशन, ये हमारे पास स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन क्या एक रेशियो है दो एक जैसी क्वांटिटीज का। क्यों, दोनों के बीच में किसकी बात हो रही है, डायमेंशन की। जब डायमेंशन के मान लो दोनों की सेम चेंज आ रहा है डायमेंशन में, और यहाँ पर ओरिजिनल डायमेंशन, यहाँ पर दोनों का यूनिट सेम होगा तो यूनिट से कैंसिल हो जाएंगे, तो इट हैज नो यूनिट्स, इट हैज नो यूनिट्स, स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स। कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, नो यूनिट्स और डायमेंशन। जब यूनिट से नहीं निकालेंगे तो डायमेंशन कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन के भी कई सारी टाइप्स होती है, बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स होती है स्ट्रेन की। स्ट्रेन की हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लिखते हैं। फर्स्ट हमारे पास होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विच इज रिलेटेड टू टेंसाइल स्ट्रेस। फिर आती है वॉल्यूमेट्रिक जो कि रिलेटेड है हाइड्रोस्टैटिक या कह दें वॉल्यूम स्ट्रेस से। फिर है शियर स्ट्रेन, ये किससे रिलेटेड होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेस से। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की। इसको डिफाइन करते हैं इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके कितनी लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, वो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि जरूरी इस तरफ ही लेंथ से बढ़े, ये भी तो हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट पहले इस शेप में था, स्क्वायर शेप में था। ठीक है, तो जैसे ही इसके ऊपर स्ट्रेस लगा, सॉरी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हुई, इसकी लेंथ इस तरीके से बढ़ गई। अब तो ये भी तो वही बात है, लेंथ अप्लाई हुई है इस तरह से,
फोर्स अप्लाई, लेंथ कैरी अप्लाई होगी, फोर्स अप्लाई हुई है इस तरह से। इसका एरो थोड़ा मैंने गलत बना दिया, रुको। ये ऊपर की तरफ जाएगा, हाँ, क्योंकि इधर जा रहा है ना, ये इधर जा रहा है, ये नीचे, और ये इधर। ठीक है, तो ये मेरे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है। ऑब्वियसली लेंथ हमारे पास मीटर और मीटर में होगी, तो मीटर मीटर कैंसिल, कोई यूनिट नहीं होगा, तो हम इसको करेंगे डेल्टा एल। ये मेरे पास डेल्टा एल आया, ये एल था, ये डेल्टा एल है, ये एल था, ये यहाँ से जो चेंज आया ये डेल्टा एल है अपॉन एल। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या है? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे पास हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, हम कह सकते हैं डेल्टा वी से, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस इज डेल्टा वी अपॉन वी। फिर आता है shear स्ट्रेन। shear स्ट्रेन वही, हमारे पास टेंजेंट की बात हो रही है, टेंजेंट की बात हो रही है मतलब एक एंगल की बात हो रही है ना। एक एंगल से हमारे पास चेंज आ रहा है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन वाली मैंने जो ये डायग्राम बताई थी, इसमें सिर्फ लेंथ नहीं चेंज हो रही है, एक एंगल के ऊपर चेंज आ रहा है। ये इसके बीच के एंगल था ये, अभी एंगल कुछ और हो गया, ये एंगल कितना था, इसका एंगल देखो बढ़ गया, इसका एंगल ज्यादा था, यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर इसका एंगल ज्यादा था, सॉरी कम था, यहाँ पर आके बढ़ गया, चेंज इन एंगल भी आ जाएगा। यानी कि ये वाली जो फिगर थी इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन नहीं दिख रहा, इसमें हमें शेयरिंग स्ट्रेन भी दिख रहा है, इसलिए ये डायग्राम बनाई थी, वरना पता तो इससे भी चल रहा है हमें। ठीक है, इस तरह से एंगल में इन रेडियंस, ये याद रखना है, एंगल जो है रेडियन में वो कितना चेंज हो रहा है, या वो कितना के परपेंडिकुलरली जो जितना इसको फेस कर रहा था वो कितना टर्न हो गया। ठीक है, उसकी बात होती है। इसके एक डेफिनेशन लिखते हैं, एंगल थीटा, थीटा लिया है मैंने यहाँ पे इन रेडियंस, ये चीज का ध्यान रखते हैं कि रेडियंस में लेना, थ्रू विच, उस एंगल में, उसके जरिए, थ्रू विच आ फेस। बॉडीज हमारे पास बेटा थ्री डायमेंशनल होती हैं, कौन सा फेस? ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, कौन सा फेस? ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फेस, जो पहले का था वो, यानी कि पहले इसका ये था फेस, अब ये वाला है ना। इस तरह से चेंज आ रहा है, फिक्स्ड फेस गेट्स टर्न्ड ऑन, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, गेट्स टर्न्ड ऑन अप्लाइंग टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स। एक एंगल पे हो गया ना, जैसे कि ये था, इसके इस तरह से एंगल पे फोर्स लगी है, डिफॉर्मिंग फोर्स टेंजेंट पे लगी है, बेसिकली टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, अब पता चला, वो होता है shear स्ट्रेन। तो shear स्ट्रेन हमारे पास जो थीटा होता है, ये हम tan थीटा से भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं जो tan थीटा है मेरे पास किसके इक्वल आ जाता है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पे टू पैरेलल प्लेन्स, दो प्लेन्स जो पैरेलल है, अभी एक तो ये प्लेन है, किसके अंदर जब हम ये प्लेन बनाएंगे ये वाला इसके पैरेलल हो गया ना, ये दोनों, दो पैरेलल प्लेन्स में जो डिस्प्लेसमेंट आई, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन टू पैरेलल प्लेन्स। एक इस तरह से भी कह सकते हैं, एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कि यहाँ पर था, ये चेंज आ गया, दूसरे पेन से बनाती हूँ, ये इस तरह से चेंज आ गया, एंगल में हो रहा है ना, टेंजेंट पे आ रहा है, इस तरह से टेंजेंट लग रहा है, इसके ऊपर भी टेंजेंट लग रहा है, तो इस तरह से टेढ़ा भी हो जाए, जरूरी नहीं ऐसा ही हो, ऐसा भी पॉसिबल है।
डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, जो ओरिजिनल डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। ये हमारे पास क्या होता है, शियर स्ट्रेन होता है। ओके, शियरिंग स्ट्रेन को हम सिंपल शियर भी बोलते हैं। शियर लग रहा है, स्ट्रेन लगाने की जरूरत नहीं, हम सीधा ये कह देते हैं शियर लग रहा है। तो एक छोटा सा लास्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट ये क्या होती है? कोई भी छोटा सा लोड जब सस्पेंड किया जाता है फ्रॉम अ वायर, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है ना। ये मेरे पास वायर है, ये ऐसी पड़ी थी, मैंने क्या किया, इसके साथ एक पत्थर बांध दिया काफी बड़ा। जब बांधेंगे तो इस वायर की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, ये इंक्रीज होगी लेंथ, पत्थर बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, यही पत्थर है, ठीक है, ये बड़े वाला नहीं कंसिडर करना। जब लेंथ इंक्रीज होगी, हमने देखा कि यार इसकी तो लेंथ बढ़ गई, तो मैंने क्या किया, इसको जो लोड था इसको हटा दिया, लेंथ इतनी हो गई थी, लोड को हटा दिया। अब जो वायर है वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन करने की कोशिश करेगी, यहाँ पर ये रीगेन कर लेगी, ये तो पता है। लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर जरूरत से ज्यादा लोड लगा दिया, वायर की इतनी कैपेसिटी नहीं है इलास्टिक मतलब कि स्ट्रेच होने की, मैंने जरूरत से ज्यादा लोड लगा दिया, और जब वायर की लेंथ बढ़ गई, मैंने लोड को हटा दिया, वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस नहीं आ रही है, तब तब हम कहेंगे कि हमने उसकी जो इलास्टिक लिमिट थी उसको तोड़ दिया। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन। अब स्ट्रेस की बात हो रही है, यानी कि अब जो ये वायर है इसके अंदर से अब मोटिवेशन नहीं जाग रही है कि हाँ मैं वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आऊँ, अब जैसा है मुझे वैसे हाल पे छोड़ दो, यानी कि अंदर से इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर नहीं आ पा रही है, इक्वल नहीं आ पा रही, ऑपोजिट तो होना तो बहुत दूर की बात है, ऑपोजिट भी हो रही है लेकिन उतनी नहीं हो पा रही है, जिस कारण ये जो है अपनी ओरिजिनल स्टेट को रीगेन नहीं कर पा रही है। तो द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच द बॉडी completely regains its original size and shape. Original size and shape after the removal of deforming force is called elastic limit. ये होती है इलास्टिक लिमिट। जब इस लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, अगर ये डिफॉर्मिंग फोर्स इस इलास्टिक लिमिट से ज्यादा एक्ट कर जाएगी, जो बॉडी है एक परमानेंट सेट, या हम कह सकते हो परमानेंट डिफॉर्मेशन में रह जाएगी, तो उसको ओवर स्ट्रेन्ड बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ओवर स्ट्रेन्ड। नाउ दिस इज ओवर स्ट्रेन्ड, इट इज कम्प्लीटली डिफॉर्म, और ये परमानेंटली यहाँ पे सेट होगी, परमानेंटली डिफॉर्म हो चुकी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हुक्स लॉ एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी।